आइए आज फिर अगली कड़ी में शुरू करते हैं इतिहास। अभी तक 3 पार्ट हम लोगों ने पढ़े, ये हमारा चौथा पार्ट है एंशिएंट हिस्ट्री का, प्राचीन इतिहास का। और ये कल मान के चलिए लगभग 10 से 12 पार्ट में आपको पूरा प्राचीन इतिहास पढ़ाएंगे हम। और इसका प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा सा कम समय में आपको आवश्यक चीजें सारी बता दी जाए। तो आइए शुरू करते हैं चौथा पार्ट। कल हमने देखा था पाषाण काल का थोड़ा सा परिचय देखा था, और उसके बाद आगे हम लोग देखने जा रहे हैं पाषाण काल को ही देखेंगे कि पाषाण काल को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है और किस कालखंड की क्या विशेषता रही है। क्योंकि मूलतः जो प्रश्न आते हैं वो यही पूछे जाते हैं कि निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उच्च पाषाण काल या पुरा पाषाण काल, इन सब में एक कालखंड आपको दे दिया गया और उनकी विशेषता बतानी होती है, या विशेषता कोई दे दी गई उसको कालखंड से जोड़ना होता है कि किस कालखंड से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग उसको देखेंगे यहाँ पर अपने इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं पाषाण काल। पाषाण काल तो इसका अर्थ तो आपको समझ में आ ही गया होगा। पाषाण काल पहले भी हम देख चुके हैं, पत्थर का काल, यानी उस समय की बात हम कर रहे हैं जिसमें वस्तुएं जो है, जो भी प्रयोग का जो साधन है, जो भी चीजें इस्तेमाल की जाती है वो सारी पत्थरों की हुआ करती है। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि पत्थर के बारे में पढ़ना है, पत्थरों का मानव जीवन में क्या महत्व रहा है और कैसे मानव ने उसके साथ सामंजस्य स्थापित करके अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाया है, इसी को हम लोग यहाँ देखेंगे। और शुरू करते हैं फिर पाषाण काल। इसका जो कालखंड है वो लगभग 6 लाख से 5 लाख से 6,000 वर्ष ईसा पूर्व, ये कालखंड जो है पृथ्वी का, मानव के इतिहास का, वह पाषाण काल कहलाता है, पत्थरों का काल कहलाता है। इस पाषाण काल को अलग अलग 3 भागों में बांटा गया है। 3 महत्वपूर्ण जो भाग हैं वो इस प्रकार हैं। ये हम लोग यहाँ देखेंगे। तो ये है, पहला है पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल। ठीक, पहला पुरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और उसके बाद आता है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल यानी पुरा मतलब सबसे पुराना प्राचीन पत्थरों का काल, फिर इन दोनों के बीच में है इसलिए ये मध्य पाषाण काल, और फिर ये आधुनिकता की तरफ बढ़ने वाला जो श्रृंखला जो क्रम है वो यहाँ से शुरू होता है, इसलिए ये नवीनता की तरफ जाते हैं यहाँ से लोग, तो नव पाषाण काल। ठीक, तो इसके बाद ये जो है इसके 3 टॉपिक हैं, अगर हम इसको पढ़ना शुरू करें तो पहला, दूसरा और ये तीसरा है हमारा। ठीक, तीसरे टॉपिक, तो तीसरे में पहले को हम सबसे पहले शुरू करते हैं, इसको उठाते हैं, तो हम देखते हैं कि इसके भी 3 पार्ट हैं। ठीक, 3 महत्वपूर्ण भाग हैं पुरा पाषाण काल के। पुरा पाषाण काल को पहले निम्न पुरा पाषाण, निम्न पुरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, और फिर उसके बाद में अंतिम आता है उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल। ठीक, अब इसका जो कालखंड है वो हम देख लेते हैं। तो ये शुरू होता है, इसको देखेंगे तो 5 लाख से 10,000 वर्ष ईसा पूर्व। ठीक, ये 10,000 से 8,000 वर्ष ईसा पूर्व। ठीक, ये 5 लाख से 10,000 और ये 10,000 से 8,000 वर्ष ईसा पूर्व। ठीक,
तो जाहिर सी बात है इसकी शुरुआत 8000 से होगी। तो ये है 8000 से 6000 वर्ष ईसा पूर्व। यानी अगर देखा जाए नव पाषाण काल जो हमारा पाषाण काल के क्रम में अंतिम काल है, तो हमारा पाषाण काल समाप्त हो जाता है आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व। और उसके बाद में हमने देखा है कि लगभग 5000 वर्ष पूर्व पुरानी हमारी सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता आज से। तो अगर हम देखते हैं यहाँ से 6000 में समाप्त हो जाता है, तो उसके कुछ समय बाद हमारी अगली सभ्यता इसके क्रम में मिलती है जो है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इससे एक कॉन्टिन्यूटी जो है वो बनी हुई है, पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण और फिर सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक, जो 5000 साल पुरानी 6000 तक की बात यहाँ आ गई। उसके बाद कुछ समय ब्रेक रहता है, डेवलपमेंट होता है और उसके बाद में हमें सभ्यता मिलती है अगली जो 5000 वर्ष पुरानी है, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। अब जब हमने पुरापाषाण काल को 3 खंडों में बांटा है, तो जाहिर सी बात है ये 5 लाख से 10,000 के बीच ही का समय होगा इसमें, क्योंकि ये तीनों खत्म होंगे तब मध्य पाषाण शुरू होगा। इसमें बिल्कुल भी भ्रम ना होने पाए, भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर पुरापाषाण काल के अंतर्गत 3 काल इसके उपकाल हैं। इन उपकालों का अगर समय होगा तो ये जो पुरापाषाण का कालखंड है 5 लाख से 10,000 वर्ष ईसा पूर्व, वही इन तीनों में विभाजित हो जाएगा। तो ये जो है वो शुरू होता है 5 लाख से 50,000 वर्ष ईसा पूर्व। ठीक, तो जाहिर सी बात है अगला 50,000 से शुरू होगा। 50,000 से 40,000 वर्ष ईसा पूर्व। ठीक, या अगला जो होगा वो होगा 40,000 से 10,000 वर्ष पूर्व। इसको आप ईसा पूर्व हटा दीजिए, 10,000 वर्ष पूर्व रखिए। ठीक, यहां से भी ईसा पूर्व हटा दीजिए, इसको सिर्फ पूर्व रखिए, 10,000 वर्ष पूर्व। ठीक, क्योंकि जब हम आगे सिंधु घाटी की सभ्यता करेंगे 5,000 वर्ष पूर्व, तो वो आज से 5,000 वर्ष पुरानी है, ना कि ईसा से 5,000 वर्ष पुरानी है। तो जब हम ईसा से 5,000 वर्ष पुरानी व्यवस्था को देखेंगे तो हम लगभग 7,000 साल पीछे चले जाएंगे, लगभग 2,000 साल बीत चुके हैं ना। तो ऐसी स्थिति में ये ईसा पूर्व नहीं होगा, ये इतने साल पहले की बात हो रही है, यानी आज से इतने वर्ष पहले की बात हो रही है, पीछे जाएंगे। ठीक, तो आइए, तो इसमें से हम क्रमवार एक एक को उठाएंगे। तो सबसे पहले निम्न को, फिर मध्य पुरापाषाण को, फिर उच्च पुरापाषाण को। ठीक, तो इसको हम साफ करते हैं और फिर शुरू करते हैं निम्न पुरापाषाण काल। ये है हमारा निम्न पुरापाषाण काल। देखिए, इतिहास जो है इसको समझने में थोड़ी सी असुविधा होगी, लेकिन अगर ये समझ में आ जाए तो बहुत ही मनोरंजक चीज है। किसी से किसी भी तरह के वाद विवाद, डिबेट में अगर आप शामिल होते हैं, ग्रुप डिस्कशन होता है, तो ऐसी स्थितियों में अगर आपके पास इतिहास विषय की जानकारी है तो ये बहुत ही फायदा करता है आपके लिए। तो जरूरी नहीं है कि आप विषय अध्ययन करना चाहते हैं या विषय का प्रयोग है आपके पास इसीलिए अध्ययन कीजिए। आपके पास खाली समय है तो आप थोड़ा सा इतिहास का अध्ययन जरूर कीजिए। इतिहास के अध्ययन से आपका फायदा ये है कि कहीं पर भी आप बैठते हैं, 10 लोग 20 लोग के बीच में ग्रुप डिस्कशन होता है, किसी तरह की वाद विवाद वाद वार्तालाप होती है, तो ऐसे में आप इन एग्जाम्पल्स को यूज कर सकते हैं अगर आपके पास जानकारी है तो। ठीक, तो इस क्रम में मैं पूरा प्राचीन इतिहास पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद मेडुअल पे और फिर मॉडर्न पे आऊंगा। और हो सकता है मेडुअल बीच में ब्रेक करके पहले एंशिएंट के बाद मॉडर्न पढ़ा दूं, फिर मेडुअल बाद में करूंगा, क्योंकि लंबा क्रम चलने वाला है। 10 से 15 वीडियो इसी की होंगी, उसके बाद में आगे ऐसे से 10-10 करके होंगी। कम से कम टोटल 30 से 35 वीडियोस आएंगी, जिसमें आप पूरा कवर कर पाएंगे। तो हमने शुरू किया है, तो निम्न पुरापाषाण काल आप देख रहे हैं। इस व्यवस्था को कोर संस्कृति भी कहते हैं, कोर संस्कृति कहते हैं।
ठीक। अभी इससे पहले हमने जो देखा था उसमें मैंने कोर और फलक की बात की थी, यहाँ पर वही कोर और फलक हम दोनों स्पष्ट कर लेंगे। यहाँ का जो औजार है, औजार जो मिला है वो है चॉपर चॉपिंग, चॉपर चॉपिंग, ठीक, ये मिला है। और विदारणी, विदारणी, ठीक, और इसके साथ ही साथ हैंडेक्स, हैंडेक्स, ये यहाँ के महत्वपूर्ण हथियार हैं या महत्वपूर्ण औजार, ये यहाँ के महत्वपूर्ण औजार है जो इस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। जो चॉपर चॉपिंग है ये आपका उत्तर भारत, उत्तर भारत, और हैंडेक्स जो है वो आपका दक्षिण भारत से प्राप्त है, ठीक, से प्राप्त। ये जो है ये उत्तर भारत से, और ये हैंडेक्स जो है ये आपका दक्षिण भारत से प्राप्त औजार है। इन दोनों को एक ऐसी भी जगह है जहां एक साथ पाया गया है, यानी उस स्थान का नाम हम लोग देख रहे हैं जहां दक्षिण और उत्तर दोनों अलग अलग स्थानों पर प्राप्त हथियार एक साथ मिलते हैं। इसका क्या मतलब? इसका यही मतलब है कि यह वह स्थान है जहां पर उत्तर और दक्षिण दोनों स्थानों के लोग संपर्क में थे। यहाँ पर हो सकता है व्यापार के लिए आते रहे हों, या हो सकता है कि दोनों जगहों से आके यहाँ पर बस गए हों, ठीक। तो ये एक स्थान जो है वह है चौंतरा। चौंतरा एक स्थान है जम्मू कश्मीर में, ठीक। तो जम्मू कश्मीर का चौंतरा जो एक स्थान है वह एकमात्र ऐसा है जहां पर उत्तर और दक्षिण दोनों अलग अलग क्षेत्रों में प्राप्त होने वाले औजार एक साथ मिले हैं। अब आइए हम आपको समझा देते हैं कि कोर क्या होता है और फलक क्या होता है, ठीक। तो सिंपल सा ये नदी है और इसमें ये पानी बह रहा है, ठीक, ये ऐसे। बोर्ड मेरा थोड़ा सा गड़बड़ है लॉकडाउन की वजह से, और वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे कुछ है भी नहीं, तो ऐसे ही से काम चलाया जा रहा है। तो इसी में देखेंगे, हम लोग प्रयास करेंगे, कबाड़ से जुगाड़ निकाल के हम लोग काम कर रहे हैं। अब जब नदियां अपने साथ जल प्रवाहित करती हैं तो उसमें मिट्टी, पत्थर व बहुमूल्य वस्तुएं साथ में बहा कर लाती हैं। ऐसे में जब ये पहाड़ों से निकलती हैं तो बहुत तीव्र रफ्तार से निकलती हैं। जब ये अपने स्रोत से निकलती हैं तो इनकी धाराएं बहुत पतली होती हैं, और जब ये आगे बढ़ती हैं, पहाड़ों से टकराती हैं, ऊंचे नीचे स्थान पर चलती हैं, तो इनकी धारा जो होती है वह तीव्र हो जाती है, और इस तीव्र धारा में इनके साथ पत्थर के टुकड़े साथ में बहते हुए आते हैं। लेकिन ये अगर कोई पत्थर का टुकड़ा यहाँ से ऐसे निकलता है या ऐसे निकलता है, तो ये जिस आकार में निकलता है ऐसे नहीं रहता है, ये पानी में धक्का खाते हुए लंबे समय तक आते हुए ऐसे 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 करते करते ये लास्ट में पहुंचता है तो लगभग ये गोल स्थिति में हो जाता है। अब नदियों में आप पत्थर देखते हैं, गोल पत्थर निकलते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उसको चारों तरफ से कोई काट के सेट करके गोल करके, या गोल पत्थरों का कोई खजाना है जहां से गोल पत्थर निकलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो पत्थर जो है पहाड़ों से जब टूटते हैं तो वो कोने में होते हैं, लेकिन जब वो नदियों में लंबे समय तक लंबी दूरी की यात्रा करते हैं, ठोकरे खाते हैं, तो घिसते घिसते पानी से वो गोल हो जाता है। जैसे आप देखिए तालाबों में या सीढ़ियों पर या कहीं पर कुएं में रस्सी को बार बार खींचते रहिए तो वहां पर उस पे जो है उसका जो किनारा होता है वो चिकना हो जाता है,
बड़ा सा पत्थर रख दीजिए, उस पर भी अगर रस्सी खींचते रहिए, कुछ वर्क बार बार करते रहिए तो किनारा उसका सा चिकना हो जाता है। ऐसे पत्थर जो होते हैं वो इन नदियों में बहते बहते उनमें कोना उनका खत्म हो जाता है और वो गोल हो जाते हैं। ठीक, इस तरह से गोल पत्थर हो जाते हैं। अब हमने देखा अब गोल पत्थर तक हम पहुंच गए, पाषाण काल पढ़ रहे हैं। इसको देख लेते हैं कि ये अब कोर और फलक में हमारे साथ कैसे मदद कर सकता है। एक चीज आप लोगों ने सुनी होगी, कहते हैं कोरा कागज। कोरा कागज मतलब साफ सुथरा, सफेद, एकदम प्योर है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। ये जो गोल पत्थर आता है इसको उठाइए और ऐसे पटक दीजिए, तो पटकेंगे तो मूलता पत्थर ऐसे बट जाएगा। और कभी कभी ये पत्थर ऐसे ना बटके, इसका इतना सा भाग टूट जाता है। ठीक, इतना सा टूट गया। दोबारा पटका आपने तो इसका इतना सा भाग टूट गया। तीसरी बार आपने पटका तो इसका इतना सा भाग टूट गया। और चौथी बार पटका तो ये, और फिर तो अगली बार में ये इतना टूट गया इसका। तो इसका आकार क्या हो गया, ये ऐसे 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 करके इस आकार का बन गया। ठीक, इसका जो निकला हुआ हिस्सा होगा वो कैसा होगा, वो ऐसे होगा, कुछ ऐसे होंगे। ठीक, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे होंगे। भाई इसका जो किनारा टूट के निकल रहा है कुछ ऐसे हो जाएंगे। ठीक, तो ये जो टूट कर किनारा निकल रहा है ये और ये, अब हमारे पास वही पत्थर टूटी हुई अवस्था में है और दो अलग अलग आकार में है। ये क्या है, ये उसका मूल भाग है और ये इससे निकला हुआ भाग है। तो जिसको हम कहें, अगर कोरा कहें, यानी जो सबसे प्योर है, जो बचा हुआ है, शुद्ध है, वो कौन सा है, ये है। और जो किनारा बचा है वो ये है। यही जब पत्थर तोड़कर इन किनारों का इस्तेमाल किया जाता है और इस मूल पत्थर का इस्तेमाल अलग अलग, दोनों अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है, इसी को नाम दिया जाता है, ये हो जाता है कोर और ये हो जाता है फलक। फलक मतलब पतला हल्का। ठीक, तो जिस सभ्यता में इनका प्रयोग किया गया जानवरों को मारने के लिए, फेक जो है, उसको कहा गया कोर संस्कृति। और जिन संस्कृति सभ्यताओं में इनका प्रयोग मिलता है उनको कहा जाता है फलक संस्कृति। ठीक, अब यहां से एक संदेह तो खत्म हुआ कि कोर संस्कृति और फलक संस्कृति में क्या अंतर है। जिस संस्कृति सभ्यता के अंतर्गत हमें पत्थरों के मूल से शिकार करने के साक्ष्य मिले हैं वो क्या है, कोर संस्कृति। और जिनसे हमें उनके किनारों या फलकों से शिकार करने के साक्ष्य मिले हैं वो है हमारी फलक संस्कृति। अब देखिए, जैसे जैसे मानव का विकास हुआ वैसे वैसे छोटे जीवों का भी विकास हुआ। छोटे जीव बड़ी संख्या में बढ़े और छोटे जीवों को मारने के लिए छोटा पत्थर ही पर्याप्त होता है। तो ऐसे में पहले हमने देखा कोर संस्कृति है, यानी मूल पत्थर को फेंक के मारा जाता है। जानवर बड़े होते हैं तो फेंक के मार दिया जाता है, जिससे वो घायल होकर वहीं पर बैठ जाते हैं। बाद में उनको मारकर व्यक्ति अपने खाने में ले लेता था। लेकिन छोटा जानवर है उसको छोटे पत्थर से ही मारा जा सकता है। बड़ा पत्थर है 2 4 5 लोग लग सकते हैं, या हो सकता है अकेले शिकार ना किया जा सके। छोटे जानवर है उनको शिकार करने के लिए छोटा पत्थर चाहिए, फेंक के मारा और वो वहीं पे बैठ गए और बाद में उनको मार के खा लिया। तो ऐसे में जैसे जैसे छोटे जीवों का उद्भव बढ़ता गया और विकास बढ़ता गया, वैसे वैसे जो हथियार थे उनमें आधुनिकता आती चली गई, वो छोटे होते चले गए। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं। इसके जो औजार हैं इनके प्राप्ति स्थल देखेंगे हम लोग, क्योंकि जो प्रश्न आते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है औजारों का प्राप्ति स्थल। तो शुरुआत हम करते हैं कश्मीर से। कश्मीर जो है, यहां से यहाँ की जो पोतवार घाटी है, यहां से निम्न पुरापाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं। ठीक, इसके बाद यहीं का है लिद्दर नदी घाटी। लिद्दर नदी घाटी जो है उसके पास एक स्थान है पहलगाम।
पहलगाम, यहाँ से भी निम्न पाषाणी संस्कृति के औजार, निम्न पुरापाषाणी संस्कृति के औजार प्राप्त हुए हैं। उसके बाद राजस्थान, जम्मू कश्मीर के बाद अगला जो है वो है राजस्थान। राजस्थान में जो डींडवाना है, डींडवाना ये मरुभूमि है, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। राजस्थान के बाद महाराष्ट्र के नेवासा से प्राप्त हुए हैं। और उसके बाद जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की बेलन नदी घाटी, इलाहाबाद से निम्न पुरापाषाण कालिक जो औजार हैं वो प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में मध्य प्रदेश में भीमबेटका व टी नरसिंहपुर, ठीक। ये जो है आपका जम्मू कश्मीर में पोतवार नदी घाटी, लिद्दर नदी घाटी के पहलगाम से, राजस्थान के डींडवाना से, महाराष्ट्र के नेवासा से, उत्तर प्रदेश के बेलन नदी घाटी, इलाहाबाद से, मध्य प्रदेश के भीमबेटका और टी नरसिंहपुर, ये ऐसे स्थल हैं आपके उत्तर भारत के जहां से आपको निम्न पुरापाषाण कालिक औजार प्राप्त हुए हैं। यहाँ इसमें प्रश्न यही पूछा जाता है कि उत्तर भारत में दे दिया 4 राज्यों का नाम कि निम्न में से कहां पर निम्न पुरापाषाण कालिक स्थल के औजार प्राप्त हुए हैं। उसमें आपको राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मान लीजिए झारखंड का दे दिया या बिहार का दे दिया, उसमें से एक नहीं है या 3 है, उसको ऐसे सम्मिलित करने के लिए पूछा जाता है। ये इतने स्थल जो आप लोगों ने देखे, उनके बाद ये जो निम्न पुरापाषाण कालिक है, यहाँ का जो मानव था उसे कृषि का ज्ञान नहीं था, ठीक। कृषि के संबंध में इसको जानकारी नहीं थी कि कृषि नाम की भी कोई चीज होती है, फसल का उत्पादन भी होता है। उसको लगता था कि जो उत्पादन हो रहा है उसको खाना है, आगे जहाँ जाएंगे वहां उत्पादन होगा, वहां खाया जाएगा, ठीक। कृषि के बारे में उसको जानकारी नहीं थी। किसी के जानकारी नहीं है तो अपना जीवन इसका होगा शिकारी जीवन जीता था और शिकारी जीवन के साथ साथ जो आग की जानकारी थी, किंतु इसका उपयोग नहीं कर पाता था, यानी नियंत्रण नहीं था आग पर, आग के बारे में इनको जानकारी थी। जो हैंडेक्स है उसका इतिहास कल हमने देखा है, हैंडेक्स, ठीक। हैंडेक्स रॉबर्ट ब्रूसफुट 1863 ईस्वी पलवरम से अभी हमने देखा उत्तर भारत के राज्यों को देखा जहां पर हमें निम्न पुरापाषाण कालिक सब जो है औजार प्राप्त हुए। दक्षिण भारत में हैंडेक्स मिला है, कहाँ मिला है? पलवरम से। किसके खोज में मिला था? ये रॉबर्ट ब्रूसफुट है, अंग्रेज अधिकारी हैं, उनको 1863 में प्राप्त हुआ था। और दूसरा विलियम किंग, यही मिला था विलियम किंग को मिला था 1884 ईस्वी में, अतिरमपक्कम से, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर हमने देखा कि उत्तर भारत में कौन कौन से स्थल है, कहाँ से सभ्यता के जो है साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और दक्षिण भारत में पलवरम और अतिरमपक्कम से हमें प्राप्त होते हैं साक्ष्य। और इसका जो साक्ष्य प्राप्त करने में जो इनको जिन्होंने खोज की है वो है रॉबर्ट ब्रूसफुट को यहाँ से मिला है, और इनको विलियम किंग को 1884 में अतिरमपक्कम से निम्न पुरापाषाण कालिक स्थल मिले हैं।
अब निम्न पुरापाषाण काल के बाद हम लोग देखेंगे मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल। ठीक, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं अगला जो टॉपिक हमारा था, जो सेकंड था, निम्न पुरापाषाण काल और उसके बाद मध्य पुरापाषाण काल। ठीक है, तो मध्य पुरापाषाण काल को हम यहाँ देखेंगे। इसके जो खोजकर्ता है वह है HD संकालिया। ठीक, यानी मध्य पुरापाषाण कालिक जो स्थल हैं या उनके जो औजार हैं उनकी जो खोज की है वो HD संकालिया ने की है। और ये जो संस्कृति थी वो फलक संस्कृति थी। ठीक, सामान्यतः प्रश्न यही पूछा जाता है कि निम्न पुरापाषाण कालिक संस्कृति जो थी वो कोर संस्कृति थी या फलक संस्कृति थी, और उसमें नाम दे दिया जाता है जिसमें आपको ये बताना है कि फलक संस्कृति थी। ठीक, औजार जो इसके मिले हैं वो हैं, औजार जो मिले हैं स्क्रैपर यानी स्क्रैच करने वाले, बेधनी यानी छेद करने वाला। उसके बाद अगला मिलता है तक्षणी, ये भी इस तरह का होता था और इसमें ऐसे करके ये ऐसे होता था, जिसका ये जो किनारा होता था ये वाला, ये वाला, ये ऐसे किनारा, ये यूज होता था काटने या किसी चीज को छीलने में। इस समय औजारों को बनाने में जो पत्थर थे जिनका प्रयोग हुआ है वह है क्वार्टजाइट पत्थर। इसके पहले की जो संस्कृति है निम्न पुरापाषाण काल, उसमें भी क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग हुआ है। ठीक, और क्वार्टजाइट पत्थर के साथ साथ इसमें फ्लिंट के साथ साथ चर्ट और जैस्पर इन पत्थरों का भी प्रयोग मिलता है। यानी हमने देखा कि निम्न पुरापाषाण काल में सिर्फ क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग, और आगे आके थोड़ा सा डेवलपमेंट होता है, और उस डेवलपमेंट के परिणाम स्वरूप, उस विकास के परिणाम स्वरूप हमने देखा कि पत्थरों का जो प्रकार है वो बदला। क्वार्टजाइट पत्थर के साथ साथ फ्लिंट और चर्ट और जैस्पर पत्थर भी प्रयोग किए जाने लगे। यहाँ पर हम जैसे इसी सभ्यता को आगे बढ़ेंगे, निम्न से मध्य में, मध्य से उच्च में, जिस भी पाषाणकालिक सभ्यता में आगे जाएंगे उसमें इतना ध्यान रखना है कि जो पूर्व की व्यवस्था है उसके साथ चीजें प्लस हो रही हैं। ऐसा नहीं कि पूर्व की व्यवस्था नष्ट हो जाती फिर ये नई व्यवस्था, ऐसा कुछ नहीं है। पुरानी व्यवस्था भी साथ साथ रहती है और अगला इनका डेवलपमेंट होता है वो भी इनके साथ में जुड़ा हुआ होता है। ये इनका इतिहास क्रम है। ठीक, इनका जो प्राप्ति स्थल है वो है नेवासा। पहले इसको हम लोग दूसरे तरीके से देखेंगे। प्राप्ति स्थल कहां से क्या प्राप्त हुआ है इसको हम लोग देखना है। तो प्राप्ति स्थल में नेवासा, चिरकी और हथनौरा, ये तीन इसके महत्वपूर्ण स्थल हैं जहां से पाषाणकालिक या मध्य पुरापाषाणकालिक व्यवस्थाओं के साक्ष्य या वहां के औजार आदि प्राप्त हुए हैं। ये जो है ये प्रवरा नदी के तट पर है। प्रवरा नदी के तट पर कहां पर है? महाराष्ट्र में है। ये जो मध्य
पुरापाषाण काल है, इसका प्रारूप स्थल है। प्रारूप स्थल है। प्रारूप स्थल का मतलब होता है कि हमारे पास जो भी व्यवस्था है उसका एक छोटा नमूना या छोटा प्रेजेंटेशन जो हम तैयार करते हैं वैसे होता है। कहने का मतलब ये कि नेवासा जो महाराष्ट्र का है प्रवरा नदी के तट पर, ये इसका सबसे विकसित और सबसे महत्वपूर्ण स्थल एक प्रारूप के तौर पर है। इससे पूरी व्यवस्था के बारे में जानकारी हम यहीं पर प्राप्त कर सकते हैं कि जो भी चीजें अलग अलग, कुछ चीजें यहाँ मिली हैं, कुछ यहाँ पे मिली हैं, कुछ दोनों पे मिली हैं, कुछ सिर्फ यहाँ पर मिली हैं, और वो वस्तुएं जो हर जगह पर मिली है मिला के वो सारी एक साथ यहाँ पर विद्यमान है। ऐसा कहने का मतलब ये प्रारूप के तौर पर यहाँ पर इसको हम देखते हैं। ये जो है वो ये एमपी में है और यहाँ पर स्क्रैपर, तक्षणी और ब्योरिन आदि जो महत्वपूर्ण हथियार हैं वो मिले हैं। हथनौरा से जो सबसे महत्वपूर्ण है, यहां से मानव का कंकाल प्राप्त हुआ है। ठीक, तो ऐसे इसलिए मानव का कंकाल प्राप्त हुआ है, ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है इस समय की। इसके बाद हम आते हैं उच्च पुरापाषाण। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं उच्च पुरापाषाण। हमने देखा निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण। बहुत ही शॉर्ट में हमको पढ़ना है। पाषाण कालिक व्यवस्था जो है बहुत ही संक्षेप में पढ़ते हुए चलेंगे। विस्तृत जो व्यवस्था हमारी जो शुरू होगी वो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता से शुरू होती है। जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आते हैं ज्यादा फोकस से वो सिंधु घाटी की सभ्यता से आते हैं। यहाँ से एक बेसिक जानकारी और अपना एक बैकग्राउंड बनाते हुए चलना है, इसीलिए हम लोग बहुत शॉर्ट में हम लोग पाषाण कालिक सभ्यता को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आगे आइए। इसका जो समय है वो 40,000 से 10,000 वर्ष पूर्व का है। इसको कहते हैं ब्लेड संस्कृति। ब्लेड संस्कृति। ठीक, इससे पहले हमने देखा कोर संस्कृति, फलक संस्कृति, अब आ गई है ब्लेड संस्कृति। ये तीसरी संस्कृति है। यहाँ के जो औजार हैं, जो महत्वपूर्ण औजार मिले हैं वो है खुरचनी, बेधनी और तक्षणी। खुरचनी, बेधनी व तक्षणी। ठीक, तक्षण का काम, छेदने का काम, या खुरचनी का काम किसी चीज को, जैसे अस्थि मज्जा है निकालनी है, अस्थियों से खुरच के निकालना है मांस आदि, या ऊपर के जो स्किन है उस पर जो खाल है उसको हटाना है, तो उसके लिए खुरचने वाले हथियार की आवश्यकता होती थी। उससे साफ करके उसके बाद में उसको भोजन के रूप में ग्रहण कर सकते थे। तो ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है। इस समय का जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन रहा है वो यह है कि इस समय हिमयुग का अंत हो चुका था। हिमयुग के अंत हो जाने से फायदा क्या है? जैसे जब ठंडी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो छोटे जीव नष्ट हो जाते हैं। जब हिमयुग समाप्त हो जाएगा, मौसम में थोड़ी सी गर्मी आएगी, जलवायु में परिवर्तन आएगा, तो ऐसे में छोटे जीव जो सरवाइव नहीं कर पाते थे वो भी सरवाइव करेंगे और ऐसे में भोजन की जो है वो सुगमता हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण काम हिमयुग के परिवर्तन से यही हुआ। इस समय आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय होता है। ठीक, जो आधुनिक मानव है होमोसेपियंस, उसका उदय इसी उच्च पुरापाषाण काल के अंतर्गत होता है। इसकी जो विशेषता रही है